नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजायर आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा यहाँ पे इंडियन पॉलिटी का एम लक्ष्मीकांत का 5th एडिशन का इंग्लिश मीडियम वाले बुक से सीरीज चल रहा है। तो आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा वो है चैप्टर नंबर 11, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको आपने पता नहीं, शायद जब से मैंने लेक्चर लेना चालू किया तब से आप सुनते जा रहे होंगे बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर। तो आखिर ये बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, है क्या, टोटल A to Z सभी चीज़ें आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ये है चैप्टर नंबर 11 जो आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आप सभी से ये बात कहना चाहूँगा कि देखिए, आप लोग कभी भी किसी भी चीज़ से डरिए मत, अपने मन को निराश मत किया करिए। आप बस ये सोचिए कि जैसे स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में रिस्क लेते हैं, ठीक है, और अगर आप उस रिस्क में सफल हो जाते हैं तो आप क्या बन जाएंगे, लीडर बन जाएंगे। और अगर आप रिस्क में फेल हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो आप किसी के मेंटर बन सकते हैं, आखिर आप किसी का मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आप कभी भी जिंदगी में निराश मत होइएगा कि क्या होगा आगे, कैसे होगा, कैसे करूंगा, इससे कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम में जुटे रहिए। अपना हर समय आप अपने जिंदगी के हर सेकेंड को एंजॉय करते हुए अपने काम को करेंगे ना दोस्तों, तो आप देखिएगा आपको हर जगह सफलता मिलना चालू हो जाएगी। आप जहां जाएंगे, जो भी जिस भी काम को आप हाथ लगाएंगे, वो काम आपका काफी आसानी से हो जाएगा और आपको कोई फ्रस्ट्रेशन भी महसूस नहीं होगा। और हाँ, जब भी फ्रस्ट्रेशन होता है तो आप कुछ मत करिए, आप बस ये सोचिए कि जो होना होगा होगा, जो होगा देखा जाएगा। अभी एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट में आपको क्या करना है वो देखिए। पहले क्या कर दिया, कितना बच गया। जैसे अभी प्रीलिम्स आ रहा तो अब आपके दिमाग में कितना बच गया, अरे अब क्या करूंगा, कैसे कब। उससे अच्छा है कि जो अभी है एट द मोमेंट, और कल क्या होगा ये भी भूल जाइए, फ्यूचर भी भूल जाइए कि हाँ प्रीलिम्स 2 जून को क्या होगा वो भी भूल जाइए। बस आप ये सोचिए कि एट द प्रेजेंट अभी मुझे क्या करना चाहिए। मैं इस समय को, जो अभी जो चल रहा है मेरा समय, जो प्रेजेंट टाइम है, उसको मैं किस तरीके से यूटिलाइज करूं अपने लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों। और हाँ, एक और बात, यहाँ पे आपको डिजायर आईएएस पे सीसेट के लेक्चर्स मिल जाएंगे, इकोनॉमिक्स के भी लेक्चर्स मिल जाएंगे जो काफ़ी बेहतरीन लेक्चर्स हैं। और हाँ, हमारे नोट्स भी वगैरह भी अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। जैसे कि हमारे पॉलिटी के क्रक्स के नोट्स हैं। क्रक्स है मतलब हमने पूरे एम लक्ष्मीकांत को बहुत ही छोटे फॉर्मेट में कवर कर दिया है उस नोट्स में, जिससे कि आप रिवीजन काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। और यही एम लक्ष्मीकांत की ही सीरीज अगर आप हिंदी मीडियम वाली पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों वो भी लेक्चर्स चल रहे हैं हमारे चैनल पे, तो आप उनको भी देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज का लेक्चर अब हम शुरू करते हैं और आप भी अपना 100% देने के लिए तैयार हो जाइए, फोकस और डिटर्मिनेशन के साथ जुड़ जाइए और आज का यूपीएससी का सफर शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर का टर्म मैंने कई बार यूज किया अपने पास्ट लेक्चर्स में भी, तो ये है क्या, कहाँ से आया, इन सभी चीज़ों को अब हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हर एक प्रोविजंस को इसके देखेंगे, जिससे कि आपके जो भी डाउट रहे होंगे इससे रिलेटेड वो सभी क्लियर हो जाएं आज। अब आज के बाद अगर कोई आपसे बेसिक स्ट्रक्चर पूछे क्या है, कहाँ से आए, तो आप सभी चीज़ें क्लियर कट बता सके कि हाँ क्या है बेसिक स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, आपको पता होगा 1950 में लागू हुआ, तो 1950 में लागू होने के जस्ट 1 साल बाद ही, ठीक है दोस्तों, उसी के बाद हमारा अमेंडमेंट का प्रोसीजर चालू हो गया। ये बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट का जन्म भी वहीं से हुआ। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं 1951 में, उस केस के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं, देखिए ये क्वेश्चन उठा कि क्या हम फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं आर्टिकल 368 के द्वारा। और ये बात कब उठी, सुप्रीम कोर्ट में उठी, कब, जब शंकरी प्रसाद केस हुआ 1951 में। ठीक है दोस्तों, और ये किस लिए उठी ये बात, क्योंकि जो हमारा पहला अमेंडमेंट हुआ था कि राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म करने के लिए, उसी के लिए ये अमेंडमेंट हुआ था। चलिए आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा मुझको कि राइट टू प्रॉपर्टी को हमने किस अमेंडमेंट के द्वारा खत्म किया और किस समय हुआ था, डेट मतलब ईयर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट जो है अमेंडमेंट कर सकती है हमारे फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 368 के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। और ये कहा गया कि जो लॉ है आर्टिकल 13 में, आपको पता होगा अगर आपने फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में देखे होंगे, तो आर्टिकल 12 किसके लिए, स्टेट्स के लिए है। उसमें स्टेट जो वर्ड है इसको डिफाइन किया गया कि स्टेट के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। और आर्टिकल 13 में बताया कि लॉ क्या है, उन सभी चीज़ों को बताया गया है, जो बाद में चेंज भी हुआ है। सभी चीज़ें मैंने आपको वहाँ बताई। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप जाके फंडामेंटल
राइट का पहला लेक्चर देख लीजिएगा, आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वहीं पे मैंने ये सभी चीज़ें आपको समझाई हुई हैं, जो आर्टिकल 13 वाला जो लेक्चर होगा। तो देखिए, तो उसमें ये कहा गया कि जो लॉ शब्द है ना आर्टिकल 13 में, उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ को ही रखा गया, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ को। एक्चुअली में आर्टिकल 13 में ये प्रोविजन है कि कोई ऐसा लॉ है जो हमारे फंडामेंटल राइट को हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, तो वो लॉ को हम क्या कर देंगे, नल एंड वाइड कर देंगे, वो लॉ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि शंकरी प्रसाद केस जो हुआ 1951 में, कि जो आर्टिकल 13 है इसमें जो लॉ शब्द ये खाली ऑर्डिनरी लॉ के लिए है, जो एक्ट वगैरह जो बनाते हैं पार्लियामेंट, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। और हमारी जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट को खत्म कर सकती है, कोई ऐसा भी लॉ बना सकती है जिससे हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो, और वो जो है नल एंड वाइड नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 13 में जो लॉ शब्द है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ के लिए, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। उसके बाद देखिए, यहां से ये लगा कि हाँ चलो फंडामेंटल राइट को भी हटा देंगे, वो तो लॉ है नहीं, सॉरी वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके हटा दें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, लॉ नहीं है, और वो नल एंड वाइड नहीं होगा आर्टिकल 13 के हिसाब से, क्योंकि आर्टिकल 13 में तो लॉ जो दिया है वो किसके लिए, ऑर्डिनरी लॉ के लिए। लेकिन फिर आता है पिक्चर में गोलकनाथ केस दोस्तों, और वो केस कब होता है, 1967 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या किया कि अपने ही जो उसका जो डिसीजन जो उसने दिया था उसी से वो मुड़ गया, मतलब उसको वापस ले लिया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए होता क्या है यहाँ पे 1967 में गोलकनाथ केस जो हुआ, इसमें किस लिए गए लोग सुप्रीम कोर्ट में, 17th अमेंडमेंट होता हमारा 1964 में, उसमें हम 9th शेड्यूल में कुछ प्रोविजंस रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसको चैलेंज करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा, देखिए यहाँ पे कहा कि हाँ फंडामेंटल राइट को भी छीन लीजिए, क्योंकि लॉ जो शब्द है वो खाली ऑर्डिनरी लॉ के लिए, जो ऊपर मैंने बताया कौन सा, शंकरी प्रसाद केस वाला, तो उसमें कि हाँ उसको छीन लिया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं है, तो आर्टिकल 13 को नहीं, आर्टिकल 13 के अंदर नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे गोलकनाथ केस में इसमें ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो क्या है, ट्रांसेंडेंटल और क्या है, यूमिटेबल है। ठीक है दोस्तों, और हमारा जो पार्लियामेंट है वो हमारे इन राइट्स को, हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीन नहीं सकता है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होगा, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल में, जो भी संविधान में संशोधन होगा आर्टिकल 368 ऑफ पार्ट 20 के द्वारा, तो वो भी जो लॉ है वो भी लॉ आर्टिकल 13 के ही अंदर आएगा। तो इस हिसाब से अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, हमारे फंडामेंटल राइट को खत्म करता है, तो वो लॉ नहीं रहेगा, वो नल एंड वाइड करार दे दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को भी लगा कि अरे ये तो जो है हमारी पावर खत्म हो जाएगी इससे, और उसने जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया गोलकनाथ केस जो हुआ 1967 में, तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा, पार्लियामेंट ने सोचा, तो उसने क्या किया, 24th अमेंडमेंट लाया वो 1971 का। और इस एक्ट में क्या किया गया, इस अमेंडमेंट में, इसमें जो है आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को बदला गया, उसको चेंज किया गया। और इसमें क्या हुआ, इसमें यह कहा गया कि पार्लियामेंट के पास पावर है, किस चीज का पावर है, कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट को हटा सकती है, उनको खत्म कर सकती है, किसके द्वारा, आर्टिकल 368 ऑफ पार्ट 20 के द्वारा। ठीक है, मैं पार्ट 20 इसलिए कह रहा हूं कि जिससे आपको याद हो जाए कि हाँ आर्टिकल 368 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 में दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको कोई भी आर्टिकल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने मेरे लेक्चर्स को बिल्कुल शिद्दत के साथ सुन रहे हैं आप। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ देखिए अगर कोई लेक्चर्स में बड़े हो गए, लेंदी हो गए, अगर आपको बोरियत लगने लग रही हो तो आप वीडियो को रोक दिए, थोड़ा टहल घूम कर फिर उसके बाद सुनिए। लेकिन हाँ जब आप मेरे लेक्चर्स को सुनिए तो लेक्चर्स पे ही रहिए, ऐसा ना हो कि आप चला तो दिए हैं और सोच कहीं और रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आई वाली बात। तो इसमें क्या किया पार्लियामेंट ने, क्या किया गोलकनाथ केस के बाद, उसने अमेंडमेंट का 24th अमेंडमेंट 1971 का, और उसने आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को अमेंड किया, और ये कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि किसी फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकती है आर्टिकल 368 के द्वारा, और ये जो एक्ट होगा, जो भी अमेंडमेंट होगा, ये लॉ शब्द के अंदर नहीं आएगा, जो कि आर्टिकल 13 के अंदर है। ये बात क्लियर है आपको। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए अब हमारा जो, आपने कई बार इस केस का नाम सुना होगा, केशव आनंद भारती केस आता है 1973 में। तो सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट जो कि गोलकनाथ केस था 1960 उसको ओवररूल करता है और कहता है
और वो किस लिए केस जाता है, जो आपका वैलिडिटी देखने के लिए, मतलब चेक करने के लिए, जो अमेंडमेंट हुआ था ना 24th अमेंडमेंट 1971 में, उसी को देखने के लिए। तो उसमें ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है बहुत बढ़िया, पार्लियामेंट तो किसी फंडामेंटल राइट को हटा सकती है। अब देखिए इसको आप समझते जाइए, ठीक है, आप अच्छे से कहानी तरह अगर समझेंगे ना तो आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉन्सेप्ट को खाली समझिए। तो केशवानंद भारती केस में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ठीक है, आप जो है पार्लियामेंट को कहा कि पार्लियामेंट किसी भी फंडामेंटल राइट को हटा सकती है, उसको अब्रीच कर सकती है। लेकिन उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने एक और नया डॉक्ट्रिन लाया, वो क्या था, बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए मैं कहता हूं जो बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और शब्द है बेसिक स्ट्रक्चर, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पूरे संविधान में कहीं भी लिखा नहीं हुआ, क्योंकि ये किसका वो है, ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, वो भी 1973 में। तो देखिए इसमें यह कहा गया कि पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के हिसाब से कुछ भी करे, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको चेंज नहीं कर सकती है, और पार्लियामेंट उन फंडामेंटल राइट्स को नहीं हटा सकती है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे भी कुछ केस हुए हैं, उनको भी अच्छे समझेंगे। तो देखिए इंदिरा नेहरू गांधी, जो इंदिरा गांधी है उन्हीं का नाम है, तो 1975 में इनका केस होता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाया जाता है, इसके लिए देखिए क्या होता है, 39th अमेंडमेंट किया जाता है इस गवर्नमेंट के द्वारा 1975 में। उसमें क्या कहा गया कि जो भी इलेक्शन डिस्प्यूट होंगे, चाहे प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा से रिलेटेड, तो वो जो है कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आएगा, मतलब कोर्ट उस पर फैसला नहीं सुना सकता है, कोर्ट उस पर कुछ नहीं कह सकता है। तो उसी समय कोर्ट ने क्या कहा कि देखिए ये जो है प्रोविजन, इसको पार्लियामेंट नहीं अमेंड कर सकती, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है दोस्तों, इसलिए ये अमेंडमेंट क्या हुआ, खत्म हो गया। उसके बाद देखिए पार्लियामेंट ने फिर दोबारा, आखिर ये बेसिक स्ट्रक्चर और शब्द आया, इसके लिए दोबारा से लॉ बनाया और 42nd अमेंडमेंट लाया, कब, 1976 में। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आपको अभी तक यहाँ पे ये समझ में एक बार पार्लियामेंट आ रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रहा है, फिर पार्लियामेंट फिर उस पर लॉ बना दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डिसीजन सुना दिया इंदिरा गांधी वाले केस में। तो पार्लियामेंट ने 42nd अमेंडमेंट लाया 1976 में। उसमें क्या कहा गया, और इसमें किसको अमेंड किया गया, आर्टिकल 368 को। और इसमें ये कहा गया कि आर्टिकल 368 पे कोई लिमिटेशन ही नहीं है, पार्लियामेंट कुछ भी चेंज कर सकती है, कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है, और इन सभी अमेंडमेंट को हम किसी कोर्ट में, इसको कोई कोर्ट जो है, इसका मतलब एक तरीके से जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगी। और भले ही ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को ही जो अमेंडमेंट करेंगे आर्टिकल 368 के द्वारा, वो हमारे फंडामेंटल राइट को ही कर्टेल कर दे, उसको चेंज कर दे, उसको हटा दे। तो देखिए अब यहाँ पे पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट कर दिया, फिर उसका फिर सुप्रीम कोर्ट आता है पिक्चर में, कब, मिनर्वा मिल केस होता है 1980 में। तो इसमें क्या उन्होंने कहा कि वो जो प्रोविजन था, वो प्रोविजन क्या हो गया, जो ऊपर वाला प्रोविजन है वो क्या हो गया, उसमें जुडिशियल रिव्यू को उन्होंने मना कर दिया ना, क्योंकि कोर्ट उस पर क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वाइड करार दे दिया। क्यों, क्योंकि ये जो है, जो जुडिशियल रिव्यू है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या क्या किया उन्होंने, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जैसे कि आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो अमेंडिंग पावर है, जो संविधान में संशोधन का जो पावर जो मिला है पार्लियामेंट को हमारे, वो क्या लिमिटेड पावर है। तो हमारी पार्लियामेंट अमेंडमेंट करके उस पावर को एब्सोल्यूट पावर नहीं बना सकती है, क्योंकि ये जो लिमिटिंग पावर है, जो लिमिटेड पावर है, ये क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है। ठीक है दोस्तों, और ये जो लिमिटेशन है पावर का पार्लियामेंट के ऊपर, इसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं, जो आर्टिकल 368 है, ये अपने अमेंडिंग पावर को क्या बढ़ा नहीं सकती है, इसको एक्सपेंड नहीं कर सकती है, जिससे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी बेसिक फीचर को हटा सके। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर हो गई होगी। और इन्होंने ये भी कहा कि डोनी ऑफ ए लिमिटेड पावर, मतलब जिनके पास खुद ही पहले लिमिटेड पावर है, एक सीमित पावर है, वो उस पावर का इस्तेमाल करके अपने लिमिटेड पावर को अनलिमिटेड पावर में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। उसके बाद देखिए दोबारा एक केस और आता है, वामन राव केस होता है 1981 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसमें इन्होंने ये कहा कि जो बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये जो है, ये किस पे अप्लाई होगा, ये जो अप्लाई होगा वो
जो हमारा 24 अप्रैल 1973 को जो जजमेंट आता है केशव आनंद भारती केस का, उसके बाद जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होंगे उसी पे अप्लाई होगा दोस्तों, ये बात कही गई। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलिए हम देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फीचर हैं। तो देखिए, जो अभी प्रेजेंट पोजीशन है हमारे पार्लियामेंट का, जो आर्टिकल 368 के द्वारा जो अमेंडमेंट जो करती है हमारी पार्लियामेंट, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, चाहे हमारे फंडामेंटल राइट को अमेंड कर दे। ठीक है, अब आप ये हमारे प्रेजेंट में पार्लियामेंट के पास पावर है, ये बात याद रखिएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। और सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई अमेंडमेंट करती है कॉन्स्टिट्यूशन, जब उसका पार्लियामेंट जब उसका जुडिशियल रिव्यू जब करते हैं लोग, तो उसका क्या करते हैं, तभी चेक होता है कि क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर मैं साफ साफ शब्दों में कहूं तो सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से इस बेसिक स्ट्रक्चर शब्द को डिफाइन करती है। ठीक है, अब कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है। सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन नेचर रहे हमारे इंडियन पॉलिटी का, सेकुलर कैरेक्टर रहे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब देखिए, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन, सेकुलर, ये सारी शब्द मैंने जो है अपने प्रेम्बल वाले लेक्चर में आपको समझा दिए हैं। तो अब देखिए, दोबारा लेक्चर को लंबा करने से कोई फायदा तो है नहीं। ठीक है, तो आप वहां से जाके रेफरेंस ले सकते हैं। या फिर सेपरेशन ऑफ पावर रहे किसके बीच, लेजिस्लेचर, और जो एग्जीक्यूटिव है और जो जुडिशियरी है, इन तीनों के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर जो है, ये भी हमारा क्या है सॉरी, वो भी हमारा क्या है, वो भी जो है बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। फेडरल कैरेक्टर हमारा जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे देश का जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है, जो वेलफेयर स्टेट है, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, वो भी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। जुडिशियल रिव्यू भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी अमेंडमेंट कर दें और वो जो है जुडिशियल रिव्यू के लिए जाए ही मत। जैसे कि अभी जो 10% कोटा वाला जो रिजर्वेशन के लिए जो अमेंडमेंट जो किए हैं अभी जो गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, वो भी तो जुडिशियल रिव्यू के लिए गया है, वो तो पास हो चुका है दोनों हाउस में, और प्रेसिडेंट की असेंट भी मिल चुकी है। चलिए एक क्वेश्चन आप बताइए, करंट का क्वेश्चन, वो कौन सा स्टेट है जिसने 10% रिजर्वेशन कोटा को सबसे पहले जो है लागू किया? ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, आंध्र प्रदेश, गुजरात, आसाम, उत्तर प्रदेश। अच्छा, उसके बाद देखिए, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब जो फ्रीडम मिली है हमारे सिटीजन्स को। पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम नहीं चेंज कर सकते, पार्लियामेंट्री सिस्टम को चेंज कर क्या कर दें, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आ दें। रूल ऑफ लॉ को नहीं चेंज कर सकते, मतलब रूल किसका चलेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री में, लॉ का, कानून का चलेगा। हार्मोनियन बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, इनको नहीं चेंज कर सकते हैं। इक्वलिटी के प्रिंसिपल को नहीं चेंज कर सकते। हमारे यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, मतलब हमारी जो पार्लियामेंट है वो जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को खत्म नहीं कर सकती है। लिमिटेड पावर जो है पार्लियामेंट की अमेंड करने का कॉन्स्टिट्यूशन की, ये भी बेसिक फीचर है। इफेक्टिव एक्सेस टू द जस्टिस, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। और प्रिंसिपल, जो भी प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर आते हैं, वो सब भी क्या हैं, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट पावर है ना, आर्टिकल 32 के अंदर चलिए आप बताइए कौन कौन से रिट इशू करती है हमारी सुप्रीम कोर्ट। 136 के अंदर, 141 के अंदर, 142 के अंदर, और जो पावर हाई कोर्ट का है 226 और 227 के अंदर। तो उन सबको भी हम बेसिक स्ट्रक्चर, वो सब भी क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर है। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इन सबको, हमारी जो पार्लियामेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके आर्टिकल 368 ऑफ पार्ट 20 के द्वारा उसको चेंज नहीं कर सकती है। और फ्रेंड्स देखिए, ये जो केसेस हैं जिसके द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर का कौन सा कॉन्सेप्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, किस केस के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो जो केशव आनंद भारती केस है ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको पॉपुलरली किस नाम जाना जाता है, फंडामेंटल राइट केस के द्वारा। ठीक है, तो आप इस टेबल को पढ़ लीजिएगा दोस्तों, बाकी सभी चीजें मैंने आपको ऊपर बताई दी हैं। तो फ्रेंड्स, आपका अब यहाँ पे ये भी पूरा चैप्टर खत्म होता है। और साथ ही साथ अब हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो रहेगा पार्ट 2, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, तो अब हम उसको देखेंगे।
और हाँ, अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आई हो, अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा। और हाँ, शेयर के लिए मैं इसलिए कहता हूँ, उसमें देखिए मुझे कोई व्यू नहीं बढ़ाना अपना कि हाँ मेरे चैनल पे और बहुत ज़्यादा लोग देखें। देखिए मैं बहुत खुश हूँ इतने पे ही कि जिसकी हेल्प हो जाए, बस आपकी हेल्प हो जाए, मैं उसी से बहुत खुश हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं व्यू बढ़े मेरे चैनल का या कुछ भी हो। कहने का मतलब मेरा बस ये है कि जैसे आपकी हेल्प हो रही है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, किसी और बच्चे को भी समझ में आ जाए, वो बेचारा जाएगा कोचिंग में जाकर इतनी इतनी फीस देगा, लाखों लाखों रुपए बेचारे वसूल लेते हैं सब। क्योंकि देखिए सभी का तो एक साल के अंदर तैयारी तो हो नहीं जाता है कि एक ही साल तैयारी किए और निकल गया, 1 साल 2 साल लग जाते हैं। तो वो बेचारा जाके कोचिंग में फीस दे, इतना पैसे खर्च करे, और लास्ट में कभी कभी ऐसा भी होता है अनफॉर्चुनेट कंडीशन की क्रैक भी नहीं हो पाता। तो उन लोग बेचारों की मदद हो जाए जो लोग फीस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते हैं दोस्तों। सब लोग इतने इतने रुपए नहीं अफोर्ड कर सकते। बस मेरी यही सोच है, और मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को जो भी आप देखते हैं मेरे, उनको शेयर किया करिए, जो भी आप सोशल नेटवर्किंग साइट वगैरह चलाते हैं। और हाँ, आप मेरे चैनल पे और भी वीडियोज हैं जिसको आप देख सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स वाले मैंने पहले ही आपको बता दिए, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ समझ में आया। तो मेरा क्या होता है, मुझे और अच्छे से वीडियो बनाने मन करता है कि मैं भी पूरी अपने जोश जान से और अच्छे से वीडियो बनाता हूँ। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।